हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो एक मिस्ट्री, क्राइम और थ्रिलर सीरीज़ है जिसका नाम है लेवरेज। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ और बहुत ही अनोखे अंदाज में दिखाई गई है ये सीरीज़ और बहुत ही इनोवेटिव कंसेप्ट है इसका। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सकें। इसके डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो एक हाईटेक क्रिमिनल्स का क्रू है जो अमीर और करप्ट क्रिमिनल्स और बिजनेसमैन से पैसे चुराते हैं। सो काइंड ऑफ समझ लीजिए रॉबिन हुड टाइप का इसमें कंसेप्ट है। आइए और बात करते हैं इसके बारे में। मैंने कहा वैसे कि इनोवेटिव है सीरीज़, लेकिन देखा जाए तो ऐसे कंसेप्ट पे पहले भी फिल्में और शोज़ बन चुके हैं, लेकिन इसमें क्या नया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे जाके। इसके कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। सो इस सीरीज़ में एक क्रू है जिसमें 5 मेंबर्स हैं और ये सभी अव्वल दर्जे के क्रिमिनल्स हैं। एक चोर है, एक कॉनमैन है। कॉनमैन क्या होता है ये जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बेटर कॉल सॉल वाली सीरीज़ का रिव्यू देखिए। तीसरा मेंबर हैकर है। सो हैकिंग का मतलब होता है ऐसा बंदा जिसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी में मास्टरी हो या जो आईटी में एक्सपर्ट हो और वो उस स्किल को गलत तरीके से यूज़ करता है। गलत तरीके से मतलब कि वो किसी भी सिस्टम में या कंप्यूटर में अपने कंप्यूटर द्वारा उसमें एंटर कर सकता है और उस सिस्टम की सारी जानकारी हासिल कर सकता है। सो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल हर किसी का डेटा इंटरनेट पर है या फिर अपने सिस्टम में सेव करके रखता है। वैसे ही जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, इंडस्ट्रीज या एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, सभी का डेटा आजकल कंप्यूटर में रहता है। वैसे तो ये सब सिस्टम्स पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ही एक्सपर्ट है जिसे उनकी सिक्योरिटी तोड़नी आती है तो वो उनके सिस्टम में घुस सकता है या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं हैक कर सकता है, और फिर वो उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स या डेटा को पढ़ सकता है, लीक कर सकता है मार्केट में या ब्लैकमेल कर सकता है कंपनी वालों को। अल्टीमेटली बहुत कुछ कर सकता है उस इंफॉर्मेशन का। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अमेरिका में जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनमें उनके सिस्टम में वेपन्स या डिफेंस स्ट्रेटजी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और अगर वो दूसरे देश के या किसी क्रिमिनल के हाथ लग जाए तो सोचिए कि कितना बुरा हाल होगा। बस इसी को हैकिंग बोलते हैं। वैसे हैकिंग का पॉजिटिव यूज़ भी है क्योंकि लॉ एजेंसीज भी आजकल हैकिंग का इस्तेमाल करके अपराधियों का पता लगाने की कोशिश करती है कभी कभी। खैर, ये हैकिंग वाला टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। तो फोर्थ मेंबर है क्रू का रिट्रीवल स्पेशलिस्ट। ये एक हाईफाई टर्म है हिटमैन के लिए या हिटर के लिए। सो कभी कभी इस क्रू को मार धाड़ भी करनी पड़ती है, इसलिए इस मेंबर का काम वही है, यानी कि दूसरे गुंडों या क्रिमिनल से फाइट करना। और फिफ्थ और लास्ट मेंबर है जो क्रू का लीडर भी है, वो है एक पुराना इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर। अब इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर क्या होता है? तो इंश्योरेंस क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। इंश्योरेंस मतलब कि किसी भी चीज़ को इंश्योर करना, ताकि अगर वो चीज़ के साथ बाद में कुछ उल्टा सीधा हुआ तो उस चीज़ का पैसा फिर आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। बहुत ही रफ तरीके से बताया है वैसे मैंने आपको ये। मैं इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सो मान लीजिए आपने गाड़ी ली और उसका इंश्योरेंस कराया। सो इंश्योरेंस जब आप कराते हो तो आपको हर साल उस इंश्योरेंस के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है कंपनी को, तभी आपका इंश्योरेंस होता है। और जो पैसे आप इंश्योरेंस के रूप में देते हैं कंपनी को वो बहुत नॉमिनल सा होता है। अब अगर कभी आगे जाके उस गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट हुआ या फिर वो गाड़ी चोरी हो गई या फिर जो चला रहा था उसको चोट लग गई एक्सीडेंट में, तो उन सब का इंश्योरेंस नॉर्मली इंक्लूडेड रहता है। अब आपका खूब नुकसान हो गया है, गाड़ी के रिपेयरिंग का खर्चा या हॉस्पिटल का खर्चा, और अगर चोरी हो गई तो फिर गाड़ी पूरी ही चली गई है। ऐसे केसेस में जिस कंपनी से इंश्योरेंस कराया था उसके पास आप जाके बोलोगे कि भैया ऐसा नुकसान हो गया है तो आप मुझे इसके पैसे दे दो। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इतनी आसानी से तो आपको पैसा नहीं देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस वाला अगर हर किसी के सिर्फ कहने पर ही कि ऐसा हुआ है या वैसा हुआ है अगर सबको पैसा देने लग जाएगी तो फिर तो कंपनी का दिवाला ही निकल जाएगा। इसलिए जो इंसान इंश्योरेंस का पैसा मांगने आया है या अंग्रेजी में कहें इंश्योरेंस क्लेम करने आया है, तो कंपनी उसके लिए एक इन्वेस्टिगेटर भेजती है कि ये आदमी सच बोल रहा है कि नहीं और जो भी इसने बताया है वो कैसे हुआ है। उसी को बोलते हैं इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर, यानी कि इंश्योरेंस जिसको मिलना है उसकी तहकीकात करने वाला।
अच्छा, इंश्योरेंस बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि व्हीकल इंश्योरेंस, ये वाला मैंने आपको समझा ही दिया है। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि इसमें इंसान को इंश्योर किया जाता है, और मेडिकल इंश्योरेंस यानी कि इसमें जो इंसान हॉस्पिटल जाता है उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। और भी बहुत तरीके के आजकल इंश्योरेंस आ गए हैं, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, ज्वेलरी, घर, दुकान, आजकल हर चीज़ का इंश्योरेंस होने लग गया है। तो ये हो गए 5 मेंबर्स क्रू के। अब इनका दरअसल मकसद क्या है? सो आपने रॉबिन हुड वाली कहानी सुनी है ना, बस समझ लीजिए वही काम है इन लोगों का। यानी कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, या जिसे बिजनेस कॉरपोरेशंस ने लूटा है, या सरकार ने जिसके साथ नाइंसाफ़ी की है, उन्हीं सबको ये क्रू लूटता है और फिर वो पैसा उसी को वापस कर देता है जिससे पहले लूटा गया था। नहीं समझे? एक और एग्जांपल देता हूँ। सो जनरली ये इंश्योरेंस वालों के ना बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, या यूँ कह लीजिए इनका पैसा देने की नॉर्मली नीयत नहीं रहती है। तो जब किसी का केस वाकई में वैलिड हो और इंश्योरेंस कंपनी कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस में से बात निकाल के, या फिर जिसने मामले को इन्वेस्टिगेट किया है अगर वो बोल दे कि नहीं ये क्लाइंट जो कुछ कह रहा है वो झूठ है या फिर कुछ घपला है, ऐसा कह के क्लाइंट को पैसा देने से मना कर देता है, तो इसको बोलते हैं फ्रॉड। बस इसी फ्रॉड का बदला लेने के लिए ये क्रू है इस सीरीज में। अब ऐसे केस में अगर फ्रॉड वगैरह हुआ है तो क्लाइंट को अदालत जाना चाहिए, लेकिन आपको अदालत का पता ही है, उसे चाहिए सबूत और गवाह। और जनरली इन बड़ी बड़ी कंपनीज के पास इतने पैसे, समय और होशियार वकील होते हैं जो केस को वैसे भी एक झटके में रफा दफा करवा सकते हैं, और क्लाइंट्स के पास ना ही पैसा होता है और ना ही समय और ना ही वकील हायर करने के पैसे, तो इसलिए नॉर्मल इंसान कोर्ट को अवॉइड ही करता है। ऐसे केसेस में ये क्रू सामने आता है और इन क्लाइंट्स की मदद करता है। ये लोग उस कंपनी से किसी न किसी तरह पैसा चुरा के क्लाइंट को दे देते हैं, और चुराते भी ऐसे हैं कि कंपनी वालों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें कौन ठग कर चला गया, और वो पुलिस के पास जाके कंप्लेंट करे भी तो किसकी। आपने अपनी बॉलीवुड की बंटी और बबली देखी है ना, बस समझ लीजिए ये सीरीज उस मूवी का नेक्स्ट लेवल वाला और बहुत ही हाईटेक वाला वर्जन है। सो इसका प्लॉट और एपिसोड्स का सेटअप आप लोगों को बता देता हूँ। नेथन फोर्ड उर्फ नेट फोर्ड एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है जिसने अपनी कंपनी के लिए बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं, और उसने बहुत सारे चुराए हुए लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टियां रिकवर किए हैं। अब ये एस्पेक्ट भी समझ लीजिए। सो मान लीजिए आपकी गाड़ी चोरी हो गई और आप गए इंश्योरेंस कंपनी के पास, लेकिन अगर उस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर ने किसी तरह तहकीकात करके पता लगा लिया कि किसने आपकी गाड़ी चोरी की है, और अगर वो गाड़ी वापस आपके पास आ जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। बस वही काम इसमें नेट फोर्ड ने अपनी कंपनी के लिए किया है। इसकी इंश्योरेंस कंपनी का नाम है IYS इंश्योरेंस कंपनी, और ये बहुत बड़ी बड़ी रकम के इंश्योरेंस करती है। इसका मतलब कि जिस चीज़ की वैल्यू मार्केट में लाखों करोड़ों है। अच्छा, मैंने आपको बताया ही नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी को इससे फ़ायदा क्या होता है। तो एक्चुअली में जो पैसा क्लाइंट इंश्योरेंस कंपनी को देता है उसे कहते हैं प्रीमियम। अब मान लीजिए किसी कंपनी के पास 1 लाख गाड़ियों का इंश्योरेंस है, तो उसमें से हार्डली पूरे साल में 2-4 हज़ार गाड़ियों का इंश्योरेंस क्लेम आता होगा। ये नंबर भी शायद मैं ज़्यादा ही बोल गया। अब इन 2-4 हज़ार में इंश्योरेंस कंपनीज 50% या उससे ज़्यादा के क्लेम को तो ऐसे ही रिजेक्ट कर देती है। तो क्लेम अगर देना भी पड़ा तो मात्र 1-2 हज़ार गाड़ियों को, और इन्होंने प्रीमियम कितनों से लिया है पूरे साल में? 1 लाख गाड़ियों से। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनीज कितना प्रॉफिट में रहती हैं। ऊपर से क्लेम में भी ये लोग बहुत कुछ माइनस करके थोड़ा बहुत ही पैसा देते हैं। सो एनीवे, नेट फोर्ड ने अपनी कंपनी के लिए बहुत सारे चोरी, फ्रॉड और भी ढेर सारे केसेस सॉल्व किए हैं, जिसके चलते IYS को ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ा है क्लाइंट्स को। लेकिन एक दिन नेट का बेटा बीमार हो जाता है, तो नेट ने IYS से ही इंश्योरेंस करवा रखा था, लेकिन कंपनी कुछ भी गलत बहाना बना के उसके बेटे के इलाज के लिए पैसे देने से मना कर देती है, और उसका बेटा मर जाता है। अब आप कनेक्ट कर लीजिए स्टोरी। इसलिए नेट कंपनी छोड़ देता है और IYS इंश्योरेंस कंपनी से बदला लेने की सोचता है। खैर वो बदला लेता है, लेकिन उससे पहले उसके पास एक विक्टर ड्यूबेनिक नाम का एक बंदा आता है जो कि एक एरोस्पेस इंडस्ट्रियलिस्ट है। वो नेट को बोलता है कि उसके कंपनी से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी चोरी हो गई है, और वो चाहता है कि नेट एक क्रिमिनल्स के क्रू को लीड करे उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए। नेट पहले तो मना करता है उनके साथ काम करने से, क्योंकि उसके हिसाब से वो सब लोग कभी भी एक साथ काम नहीं करेंगे। अब नेट को कैसे पता वो लोग काम नहीं करेंगे एक साथ? क्योंकि जब वो अपने केसेस सॉल्व करता था तो उसका कई क्रिमिनल से पाला पड़ा था। इसलिए वो जब जो नाम विक्टर ड्यूबेनिक बताता है कि इन क्रिमिनल्स के साथ तुम्हें काम करना है, तो नेट को पता होता है उनके बारे में।
अब सबके नाम सुनिए। हैकर का नाम है एलेक हार्डिसन और उनका किरदार निभाया है ऑल्डिस हॉज ने। इनके बारे में बता दूं, इनका करियर इसी सीरीज से चमका है और वो रिसेंटली हॉकमैन बने थे ब्लैक एडम वाली मूवी में। वैसे ब्लैक एडम वाली भी मूवी मस्त थी यार, कहानी कुछ खास नहीं थी बट एक्शन सीक्वेंसेस मस्त थे। हिटर या हिटमैन बना है एलियट स्पेंसर और उनका किरदार निभाया है क्रिश्चियन केन ने। थीफ यानी कि चोर का नाम है पार्कर और इनका किरदार निभाया है बेथ रीस ग्राफ ने और ये चोर वाला कैरेक्टर ही मेरा फेवरेट है इस सीरीज में। हाँ, तो अल्टीमेटली नेट मान जाता है उनके साथ काम करने के लिए और वो प्रॉपर्टी रिकवर करने में भी सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन विक्टर ड्यूबेनिक नेट को डबल क्रॉस कर देता है और उसे और उसकी पूरी टीम को मरवाने की कोशिश करता है। डबल क्रॉस का मतलब सिंपल टर्म्स में बताता हूँ, अगर आप किसी के साथ गलत काम करने का प्लान बनाते हो लेकिन फिर काम होने के बाद अगर एक टीम मेंबर दूसरे टीम मेंबर या मेंबर्स को धोखा दे देता है तो उसे कहते हैं डबल क्रॉस। सो मान लीजिए दो लोगों ने सोचा कि हम ये पर्टिकुलर चीज़ चुराएंगे और फिर चुराने के बाद एक टीम मेंबर दूसरे टीम मेंबर को या तो पुलिस से पकड़वा दे या उसे मार दे या मरवा दे तो उसे डबल क्रॉस कहेंगे। ऐसे ही ट्रिपल क्रॉस भी होता है। इसमें पहला टीम मेंबर किसी थर्ड पार्टी के साथ समझौता करता है कि वो दूसरे टीम मेंबर के साथ डबल क्रॉस करेगा, लेकिन अंत में पहला टीम मेंबर थर्ड पार्टी को ही धोखा दे दे तो उसे ट्रिपल क्रॉस बोलते हैं। खैर, अब नेट और उसकी टीम फंस चुकी है तो नेट अपनी एक पुरानी दोस्त सोफी डेवरॉ को कांटेक्ट करता है जो कि एक कॉनमैन है लेकिन ये फीमेल है। सो इसे इसमें ग्रिफ्टर कह के बुलाते हैं। सोफी की मदद से नेट और उसकी टीम विक्टर के बिजनेस को पूरा तबाह कर देते हैं और सभी के पास इतना पैसा आ जाता है कि सब आराम से रिटायर हो सकते हैं। वैसे सोफी का किरदार निभाया है जीना बेलमैन ने और इस प्रकार पूरी टीम तैयार हो जाती है। लेकिन नेट एक ही कंडीशन पर उनके साथ काम करने के लिए राजी होता है कि वो लोग चोर के घर ही चोरी करेंगे, मतलब कि ठगने वाले लोगों को ही ठगेंगे, ईमानदार इंसानों को नहीं। इनिशियली नेट के लीडरशिप में सभी को प्रॉब्लम्स होती है एक साथ काम करने में, लेकिन फिर जैसे जैसे हर एपिसोड में अलग अलग चोरियां ये लोग करते हैं सब लोग आपस में अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं। और इसमें सबकी पर्सनल लाइफ्स को भी एक्सप्लोर किया गया है और सभी का पास्ट भी दिखाया गया है कि ये लोग क्रिमिनल कैसे बने या क्यों बने। इसके एपिसोड्स का सेटअप बता देता हूँ। सो मोस्टली हर एपिसोड में एक क्लाइंट आता है जिसे ठगा गया है या जिसका पैसा मारा गया है, तो ये लोग उस क्लाइंट से मिलते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि केस लेना है या नहीं, और फिर जिससे पैसा ठगना है या जिसे लूटना है उसकी पूरी इलेबोरेट स्कीम बनाते हैं। और जनरली प्लान ऐसा बनता है कि सभी की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन मोस्टली हर एपिसोड के लास्ट में ऐसा दिखाते हैं कि विलेन जीत गया है बट अल्टीमेटली नेट और उसकी टीम ही जीतती है। लास्ट में ऑलमोस्ट हर एपिसोड में एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि असल में टीम का प्लान क्या था, क्योंकि एपिसोड की शुरुआत में ऑडियंस को पूरा प्लान नहीं बताते हैं। अल्टीमेटली लास्ट में फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि टीम को पहले से पता था कि ऐसा करके कुछ होगा या विलेन ऐसा कुछ करेगा और वो लोग ऑलरेडी उसका काउंटर मेजर तैयार रखते हैं और वो लोग फिर पैसा चुरा लेते हैं। अच्छा, वैसे टीवी सीरीज के नाम का मतलब क्या है? लेवरेज का मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ होना जिसको इस्तेमाल करके आप उससे भी बेहतर चीज़ पा सकते हो। सो जनरली क्रिमिनल वर्ल्ड में क्या होता है कि मान लीजिए एक क्रिमिनल को दूसरे क्रिमिनल के कुछ ऐसे राज पता है जिससे कि वो उसको पुलिस से पकड़वा सकता है या मरवा सकता है, तो वो क्रिमिनल उस दूसरे क्रिमिनल से बोलता है कि तुम फलाना चीज़ मेरे लिए करो, जैसे कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दो मुंह बंद रखने के लिए, या मेरा कोई काम करवाओ तो मैं तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा किसी को। बस इसी को लेवरेज बोलते हैं, जो कि पहले क्रिमिनल के पास है दूसरे क्रिमिनल के ऊपर। हाँ, तो इस सीरीज में ऐसा कोई मेजर विलेन नहीं होता है हर सीजन में, बस सीजन के लास्ट के 2 एपिसोड्स एक ही केस पर बेस्ड होते हैं, उसमें कोई बड़ा सा विलेन ये लोग पकड़ते हैं। और वैसे इन सब क्रिमिनल्स ने पास्ट में जिन जिन क्रिमिनल्स के साथ काम किया था या इनका पाला पड़ा था वो भी वर्तमान में फिर से इनके जीवन में आते रहते हैं। वैसे तो कैरेक्टर्स के बारे में मोस्टली बता चुका हूँ, बट जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी सुन लीजिए। सो पहला कैरेक्टर है नेट फोर्ड का। सो नेट के बेटे के मरने के बाद नेट बुरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी वाइफ भी उसको डिवोर्स देके चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा दारू पीने लग जाता है और ये पूरी सीरीज़ में चलता रहता है। उसकी टीम उसकी इसी बात से परेशान रहती है और कभी कभी टीम मेंबर से इसी बात पर झगड़ा भी हो जाता है। दूसरा कैरेक्टर है सोफी का।
सो इसमें सोफ़ी और नेट का रोमांटिक रिलेशनशिप ऑन और ऑफ चलता रहता है। सोफ़ी की एक्ट्रेस बनने की इच्छा थी बट वो कभी नहीं बन पाई, लेकिन जब वो किसी को कॉन कर रही होती है तो वो सच्ची में बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस बन जाती है, ऐसा उसके टीम वालों का कहना है। इस बात पर उसके टीम वाले उसकी बहुत मजाक बनाते हैं और वो जब एक्ट करती है कॉन का तो वो सीन्स भी बहुत फनी और हिलेरियस होते हैं। एलेक हार्डिसन टीम का तीसरा मेंबर है। उसका और पार्कर का भी रोमांस धीरे धीरे जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता चला जाता है। वो खुद को बहुत एक्सपर्ट हैकर बताता है और उसे अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बहुत लगाव है, और अगर कभी वो स्कीम बनाता है किसी विलेन को लूटने की तो वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है कि अल्टीमेटली वो स्कीम फेल हो जाती है। इसके भी 2-4 एपिसोड्स हैं, बहुत ही फनी एपिसोड्स हैं वो भी, और टीम मेंबर्स भी एलेक के स्कीम से परेशान हो जाते हैं। फोर्थ मेंबर है एलियट का। ये हिटर है टीम का। ये बहुत ही एक्सपर्ट है मार्शल आर्ट्स में और वेपन्स में, और ये पहले आर्मी में रह चुका है, तो एलियट का पास्ट बहुत डार्क है। वो उसके बारे में किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, और क्रिमिनल की दुनिया में वो बहुत ही नामचीन असैसिन यानी कि हत्यारा रह चुका है। जैसे जैसे सीजन्स आएंगे एलियट के हिडन टैलेंट्स भी सामने आएंगे, जैसे कि वो गाना अच्छा गाता है और खाना भी बढ़िया बनाता है, और सोफ़ी के साथ कई बार कॉन भी अच्छे तरीके से करता है। फिफ्थ मेंबर और लास्ट मेंबर और मेरा फेवरेट मेंबर पूरे सीरीज का है ये लड़की। इसका नाम है पार्कर, और ये इसमें एक एक्सपर्ट चोर का किरदार निभा रही है। ये चोरी के काम में तो एक्सपर्ट है ही, साथ ही साथ पॉकेट मारने में भी माहिर है, और दुनिया की मुश्किल से मुश्किल सेफ क्रैक करने में यानी कि खोलने में माहिर है। पार्कर का बचपन बहुत ही बुरा गुजरा है और बहुत सारे अनाथालय में गुजरा है। इसके चलते वो दुनिया में अपने अलावा और किसी पर भरोसा नहीं करती है और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती है, मोस्टली चुप ही रहती है सीरीज़ में। पार्कर लोगों के आसपास बहुत ही अजीब सा बिहेव करती है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि सोसाइटी में कैसे लोगों से बात करनी चाहिए या कैसे बिहेव करना चाहिए। ये सबसे फ़नी कैरेक्टर है सीरीज़ का। जैसे मिस्टर बीन बिना बोले कॉमेडी करते हैं, वैसे इस कैरेक्टर ने बहुत कम डायलॉग बोल के इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त एक्टिंग और कॉमेडी की है कि बस पूछिए मत। आप लोगों को इस कैरेक्टर का ह्यूमर बहुत पसंद आएगा। जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेगी पार्कर बाकी टीम मेंबर्स पर भी ट्रस्ट करने लग जाती है और उनको अपनी फैमिली की तरह मानने लग जाती है। सोफ़ी और पूरी टीम उससे बात करने और पार्कर की सोशल स्किल्स सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं, बट अल्टीमेटली नाकामयाब रहते हैं। खैर पार्कर धीरे धीरे हार्डिसन से प्यार करने लग जाती है और इन दोनों का रोमांस भी बहुत ह्यूमरस तरीके से होता है। पार्कर ने इसमें जिससे चोरी करना सीखा है उसका नाम है आर्ची लीच, और ये कैरेक्टर भी सीरीज़ में बीच बीच में आता रहता है। और जिस कॉन में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं या उन्हें कोई नुकसान पहुंचने वाला होता है तो पार्कर वो स्कीम में काम करने से मना कर देती है। इस सीरीज़ में और भी ढेर सारे रिकरिंग कैरेक्टर्स आएंगे जो कि किसी ना किसी टीम मेंबर से रिलेटेड है या उनके पास से रिलेटेड है या फिर विलेंस भी हैं, बट ये हैं 5 मेन कैरेक्टर्स। इसके प्रोडक्शन के बारे में कुछ खास बात करने को नहीं है। ये शो वैसे डायरेक्टर का कहना है इंस्पायर्ड है मिशन इम्पॉसिबल वाली मूवीज से, और वाकई में इसमें इनके मिशंस या केसेस वैसे ही हैं। अब अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल वाली मूवीज देखी हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि इसके सभी एपिसोड्स कैसे होंगे। दूसरी बात, ये शो शूट कहीं और होता था और फिर इसके पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह के लिए ये दूसरी जगह भेजा जाता था बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स में, और इसकी सारी एडिटिंग एप्पल के फाइनल कट प्रो 7 सॉफ्टवेयर में हुई है। बाद के सीजन्स में फाइनल कट प्रो एक्स सॉफ्टवेयर से इसके सीन्स एडिट हुए हैं। एनीवे मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, वो इसलिए कि इसके सारे केसेस एकदम नए हैं। मैंने अब तक जितनी भी क्राइम सीरीज़ देखी और जितनों का रिव्यू दिया है उन सभी से ये सीरीज़ बहुत ही अलग है। एक नयापन दिखेगा आप लोगों को इस सीरीज़ में। हर केस अपने आप में इनोवेशन है, इसी इनोवेशन की बात कर रहा था मैं। हर केस अपने आप में एक इनोवेशन है, और एक्टर्स के तो क्या कहने, सभी की लाजवाब एक्टिंग है। और इसमें सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, रोमांस, एक्शन, थ्रिलर, मिस्ट्री, कॉमेडी, सब कुछ। ऑल इन ऑल ऑसम सीरीज़ है ये। अच्छा, एक फैक्ट और सुनिए सीरीज़ के बारे में। जनरली जब भी कोई सीरीज़ शुरू होती है तो उसकी रेटिंग समय के साथ साथ गिरती चली जाती है। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज़ की शुरुआत में रेटिंग थी 9 आउट ऑफ 10, लेकिन अगर आप 5 साल बाद देखेंगे तो उसकी रेटिंग ऑलमोस्ट 8.2 या 8.3 तक पहुंच जाती है। मेरे नज़रिए में ये पहली ऐसी सीरीज़ थी जिसकी रेटिंग समय के साथ बढ़ी है। ये शुरू हुआ था 7.2 से और करंटली इसकी रेटिंग 7.9 है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये सीरीज़ कितनी अच्छी होगी। और ख़ासकर इसका जो कॉमेडी वाला एलिमेंट है ना, वो मुझे बेहद पसंद आया। वो आपको सीरीज़ से बांधे रखेगा। और पार्कर की एक्टिंग तो खैर आप देखिए और मज़े लीजिए।
और हाँ, इसका सीक्वल आ चुका है जिसका नाम है लेवरेज रिडेम्पशन। वो 2021 में शुरू हो चुका है और 2 सीजन्स भी आ चुके हैं उसके। लेवरेज वैसे 2008 से 2012 तक चला था और उसमें 5 सीजन्स थे। और ये नए वाले में नए कैरेक्टर्स नहीं है बल्कि वही पुराने वाले हैं, और कहते हैं ये सीरीज़ भी मस्त है। मैंने अभी तक नहीं देखी है, जब देखूंगा तब आप लोगों को रिव्यू ज़रूर दूंगा। अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट यह है कि क्रिश्चियन केन, जिन्होंने एलियट स्पेंसर यानी कि हिटमैन का किरदार निभाया है, उन्होंने अपने सारे स्टंट्स खुद ही किए हैं, किसी भी बॉडी डबल का उपयोग नहीं किया गया है। दूसरा फैक्ट यह है कि तो इसमें जो कॉन्स दिखाए गए हैं उनके नाम भी है, तो वो कॉन्स रियल लाइफ में वाकई में एग्जिस्ट करते हैं और उनका क्रिमिनल यूज भी करते हैं या कर चुके हैं। तीसरा फैक्ट यह कि कुछ बिजनेस जिसको इसमें क्रू मेंबर्स सुधारने की या लूटने की कोशिश करते हैं वो एक्चुअल लाइफ इवेंट्स पर भी बेस्ड हैं। जैसे बर्नी मैडॉफ ने रियल लाइफ में स्टॉक फ्रॉड किया था तो उसको इसमें दिखाया गया है एक काल्पनिक कहानी बना के। ऐसे ही और भी रियल लाइफ स्कैम्स पर इसमें एपिसोड्स बने हैं जिसे टीम बेनकाब करने की कोशिश करती है। चौथा और आखिरी फैक्ट यह कि पहले सीजन के एपिसोड्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं दिखाए गए हैं, यानी कि टाइमलाइन की गड़बड़ी है पहले सीजन की। लेकिन डीवीडी पर जब ये रिलीज हुआ तो उसमें सही ऑर्डर में एपिसोड्स हैं। इसकी IMDb रेटिंग मैं बता ही चुका हूँ, 7.9 है और इसको रेट किया है लगभग 52,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। कहानियाँ नई नई है, कोई भी एपिसोड आपको बोर नहीं करेगा और एक्टिंग सबकी लाजवाब है, खासकर पार्कर की। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।